हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। आज हम समझेंगे नेपोलियनिक कोड। हु वाज नेपोलियन? नेपोलियन बोनापार्ट वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर इन फ्रांस। जो मिलिट्री डिक्टेटर थे नेपोलियन बोनापार्ट, कैसे वो सत्ता में आए, थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझेंगे। आप देखेंगे कि जो बिफोर 1789 फ्रांस वाज ए फुल फ्लेजेड टेरिटोरियल स्टेट। ओके, उसके बाद वहां पर मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल का एक मूवमेंट चला। उन्होंने नेशनल असेंबली की डिमांड की, फिर वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, फिर बाद में फ्रांस जो है एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदलते हैं, राइट। और उसके बाद एक छोटा सा दौर आया था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का रूल हुआ, कन्वेंशन का रूल हुआ। लेकिन फिर जैसे देखा गया कि पावर कभी अगर एक ही पर्सन के हाथ आ जाए तो उसके नतीजे बड़े डिजास्ट्रस हो सकते हैं। तो ऐसे में फिर से सत्ता जो है मिडिल क्लास लोगों के पास गई और एक डायरेक्टरी बनी। और डायरेक्टरी में अक्सर जो है आपस में डिसएग्रीमेंट्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की एक सिचुएशन पैदा हुई। और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन का फायदा लेते हुए मिलिट्री डिक्टेटर वहां के नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस की गद्दी पे बैठते हैं, राइट। फ्रांस की गद्दी पे बैठने के बाद उन्होंने रूल किया 1804 से लेकर 1815 तक। इस दौरान उन्होंने एक कोड लागू किया जिसको नेपोलियनिक कोड कहते हैं या सिविल कोड कहा जाता है, सिविल कोड ऑफ 1804। तो इसी सिविल कोड को हम डिस्कस करेंगे आज डिटेल में। हम बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि नेपोलियन बोनापार्ट वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर, और कोई भी डिक्टेटर एम्बिशियस होता है और इकोनॉमिक फ्रंट में तो वो बहुत सारा काम कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में बहुत सारा सुधार कर सकते हैं। ऐसे ही नेपोलियनिक कोड के जरिए नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, नो डाउट अबाउट दैट। बट ही डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी। एक तरह से उन्होंने जो पहले डायरेक्टरी का रूल था, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट का रूल था, उसको डिस्ट्रॉय किया, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो रिफॉर्म्स किए, डेफिनेटली वो रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्क्स भी रहे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके जो एडवांटेजेस हैं वो कम होते हुए दिखाई दिए। तो चलिए डिस्कस करेंगे नेपोलियनिक कोड। So children, we were going to discuss Napoleonic Code. No doubt Napoleon had destroyed democracy, but he brought about revolutionary changes in the administrative field to make the system more rational and efficient. What are those changes? What are those steps that have been taken by Napoleon? Let us read and understand. First one is, it did away with all privileges based on birth. मतलब सबसे पहले जो इसमें हम बात कर रहे हैं कि पहला पॉइंट लिखा है, it did away with all privileges based on birth। मतलब जन्म से जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं, वो बिल्कुल मतलब ये बेस्ड ऑन बर्थ नहीं होना चाहिए। ये बेस्ड ऑन मेरिट भले ही हो या योग्यता के आधार पर हो, ये एक बात अलग है। लेकिन इससे जो है नेपोलियनिक कोड से जितने भी जो प्रिविलेजेस है, विशेषाधिकार है, जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। ओके, उसको रिमूव कर दिया गया। स्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो कानून के सामने सभी बराबर है, इक्वालिटी लाने की यहाँ पे ये लॉ बनाया गया, everyone will be equal, okay। and the Napoleonic Code also secured the right to private property। तो इससे ये भी चीज इंश्योर किया गई कि जो लोगों की निजी संपत्ति का अधिकार है वो भी बना रहे, राइट। और साथ में आप ये देखेंगे कि किस तरह से नेपोलियनिक कोड ने नेपोलियन बोनापार्ट ने सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को बहुत आसान बनाया, सिंपल बनाया, और एबॉलिश किया फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया, जो जमींदारी सिस्टम है उसको रिमूव किया। पीजेंट्स, जो छोटे किसान है, दे वर फ्रीड फ्रॉम सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज। सर्वडम क्या होते हैं? जैसे बॉन्डेड लेबर, जिस तरह से बंधुआ मजदूरी होती है, एक जगह बंधकर आपको काम करना पड़ता है, राइट, लो वेजेस में काम करना पड़ता है, स्लेव की तरह काम करना पड़ता है। तो सर्वडम को रिमूव किया गया और मेनोरियल ड्यूज से छोटे किसानों को मुक्त किया गया। मेनोरियल ड्यूज क्या होती है कि उस टाइम तरह तरह के टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। मैनर जो होते थे, जो बंगलोज या बड़े बड़े पैलेसेस होते थे, उनके मेंटेनेंस के लिए भी छोटे किसानों से या जो पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट थे, जैसे फ्रांस में हम बात कर रहे थे, उनसे टैक्स वसूला जाता था। तो ये मेनोरियल ड्यूज जो है वो उससे छोटे किसानों को मुक्त किया गया और बॉन्डेड लेबर से भी उनको इससे आजाद किया गया, छोटे किसानों को। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। नाउ व्हाट आर गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस? लेट मी टेल यू। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस उन दिनों जो होता है शहरों में
गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस लागू होते थे। अब गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस में ये होता है कि इसमें मोनोपोली होती थी, जो ओल्ड ट्रेडर्स थे के मोनोपोली होती थी, यानी कि एकाधिकार होता था, कोई भी नया ट्रेडर उस एरिया में जाकर ट्रेड नहीं कर पाता था। तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस को सपोर्ट मिलता था, किससे? मोनार्क से सपोर्ट मिलता था। और जो ओल्ड ट्रेडर्स थे इसका फायदा उठाते थे और अपना एक तरह से डोमिनेंस उनका हुआ करता था। एक गिल्ड रेस्ट्रिक्शन एरिया, एक एरिया डिफाइन होती थी कि इस एरिया में हम ही लोग ट्रेड करेंगे, कोई भी नए ट्रेडर यहाँ पे अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो इस तरह से इस टाउन्स में भी गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया। ओके, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड। तो ये बहुत ही जरूरी है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया ताकि ट्रेड और आसानी से हो, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है, कैपिटल जो भी चीजें हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये बहुत आसानी से हो जाए। और यूनिफॉर्म लॉज, ठीक है, यूनिफॉर्म लॉज, कोई पर्सनल लॉज ये सब अलाउ नहीं होगा, सभी के लिए एक जैसा कानून होगा। और स्टैंडर्डाइज वेट्स, मतलब यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, राइट, सेम यूनिट ऑफ मेजर, सेम यूनिट्स ऑफ वेट, सब जगह एक ही बराबर होगा। कोई ऐसा नहीं है कि एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट हर जगह अलग अलग उसका आप ये नहीं देखेंगे कि वो सब जगह सेम होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि 1 मीटर कपड़ा जो है 100 सेंटीमीटर का होता है, तो सब जगह 100 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं 99 सेंटीमीटर या कहीं 98 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब जगह 100 सेंटीमीटर ही होगा। तो दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। कॉमन नेशनल करेंसी, एक कॉमन नेशनल, नंबर ऑफ करेंसीज भी पहले ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। पहले यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स नहीं था, जिसकी वजह से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती थी, टाइम कंज्यूमिंग होती थी, ट्रेड में दिक्कतें आती थी और करेंसीज भी कई सारे थे, जिसकी वजह से भी जो है ट्रांजैक्शन में बड़ी दिक्कत आती थी। सो ये सभी रिफॉर्म्स, और साथ में जो जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से मिक्स्ड रिएक्शन लोगों का था, जहां पे भी नेपोलियन का रूल था, ठीक है। तो शुरुआत में लोगों ने नेपोलियन को हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी तक बताया, फिर बाद में रियलाइज हुआ कि ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम है, ये डिड नॉट गो अलोंग साइड पॉलिटिकल फ्रीडम। तो पॉलिटिकल फ्रीडम की कमी आई, लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिला। और साथ में आप ये देखेंगे कि जो इंक्रीज टैक्सेशन का मैंने टैक्स बढ़ा देना और फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन, मतलब जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में लोगों को भर्ती कराना, क्योंकि he was a dictator and he was very ambitious, he wanted to acquire more and more territory. For that purpose he would want more people to be recruited in the French army, right, more young people to be recruited in the फ्रेंच आर्मी। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन था जिससे लोगों की नाराजगी बढ़ी और सेंसरशिप जो है वो काफी ज्यादा बढ़ाई गई। तो ये सब जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं जो भी अच्छे काम नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किए गए, उनके वजन को कहीं ना कहीं हल्का करता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने अभी यहाँ डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। कोई क्वेश्चंस है, डाउट्स है, जरूर पूछिए। और वीडियो अगर पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंत में बोलूँगा थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।